हेलो एवरीवन। आज का इवनिंग का जो हमारा हमने एक वेबिनार जो हम कर रहे हैं, बहुत ही खास टॉपिक है हमारे अपने सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए। और सभी चूंकि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है कल था और वही वीक ये चल रहा है इस टाइम में, तो हम सेरेब्रल पाल्सी पे सभी वर्क भी कर रहे हैं और ज़रूरी है कि हम उस पर एक नई चीज़ों पे टॉपिक पे बात करें कि क्या अपडेट्स आए हैं, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम जितना भी वर्क करें, मैनेजमेंट जो हम करते हैं सेरेब्रल पाल्सी का, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स हमें उतने प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग। तो रीजन क्या होते हैं, और उसमें फिर अभी भी रिसर्च हो रही है बराबर सेरेब्रल पाल्सी में। तो हमारे साथ आज हमारे सभी एक्सपर्ट्स जो है जो सीपी में काम कर रहे हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर सैयद फैसल अफाक जी का, जो KGMU से हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान वारसी जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैसूर, कर्नाटका। डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी, साइकोलॉजिस्ट, जो और साथ में आशीष पांडे जी, साइकोथेरेपिस्ट। मैं डॉक्टर जागृति से, मल्टी चाइल्ड रिहैब थेरेपिस्ट, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, जो मेरा वर्क है, जिसमें मेन मैं वर्क करती हूँ, वो सेरेब्रल पाल्सी ही है। तो मैं फर्स्ट डॉक्टर सैयद सर से मैं कहूँगी कि वो थोड़ा सा हमारे सभी जो हैं लोग हैं और जो पैनल डिस्कशन हमारा, उस पर आप सबसे पहले हम सेरेब्रल पाल्सी पे थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर उसके बाद हम न्यू अपडेट्स पे आएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फैसल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट KGMU में, और ऑफिशिएटिंग डिपार्टमेंट सेरेब्रल पाल्सी क्लिनिक को लीड करता हूँ। तो एट द आउटसेट आई एम रियली हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय मदर्स लैब एंड रिहैब सर्विसेज मार्स to be a part of this webinar. Indeed, it is a very good initiative taken by Dr. Jagriti ma'am and team. So I'll be briefing about I'll be briefing some points about the cerebral palsy and the orthopedic issues, and what are the future prospects and what recent advances have been done in this field. So as we all know, cerebral palsy describes a group of permanent disorders of the development of movement and posture, which causes activity limitation. Those are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or an infant brain. So the motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, communication, behavior, or any other musculoskeletal problems. So it basically has three important criteria, which is broadly divided into motor dysfunction, non-progressive brain damage, and affecting an immature developing brain. So the orthopedic concerns include mainly gait, the analysis of the range of motion and joint contractures, the motor strength assessment of the torsional deformity, and any other spinal involvement. So with this brief introduction, I would also like to emphasize that recent advances in clinical research have increased our understanding of the pathways, the opportunities for primary prevention, and the value of specific interventionist strategies in the management of cerebral palsy. So the recent advances and the future prospects can be discussed later on. I think this much of introduction is enough. Pragati ma'am. जी सर, यस सर, यस सर। तो सर मैं चाहूंगी कि हम लोग रिसर्च जिसे मैं अभी कुमुद मैम हमारे साथ भी मैम, और अगर आप कुछ बोलना चाहें मैम। मैं तो सबको नमस्कार। और मैं तो बोल रही हूँ कि सर ने इंट्रोडक्शन दिया है
और सर ने कहा है कि कई एक एस्पेक्ट्स है, तो अभी ये नंबर आने दीजिए, बात करते हैं। जी जी। तो सर सबसे पहले मैं वही मेन जानना चाहेंगे कि हमारे जो अर्ली इंटरवेंशन से हम लोग अगर स्टार्ट करें, मुझे लगता है सेरेब्रल पाल्सी अर्ली इंटरवेंशन से स्टार्ट करें तो डॉक्टर इमरान वारसी कैन। जी सर, इमरान सर, यस मैम। अर्ली इंटरवेंशन से स्टार्ट करें हम लोग क्या, फिर सर्जरी तक जाएंगे? ओके, इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना? छोटा सा एक टॉपिक ले लीजिए, बाकी सब लोग तो है ही हैं, छूटता है तो सब लोग बात करते हैं। ओके ओके। तो जी सर, इमरान सर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है उस चीज़ों को लेके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चीज़ों को सेलिब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि डिफरेंट तरीके से हम लोग ला सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, जो अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम आई टेक इन द हिंदी, इट विल बी बेटर। तो यस, सो अभी क्या है कि हम यूपी से हैं, बनारस से। सो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन JSS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेड कर रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट में। तो ये सेरिब्रल पल्सी बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब एक डिजीज है, उस तरीके से वो लोग देखते हैं। पहले वो लोग समझ जाते हैं कि नहीं नहीं डिजीज है, बट ये एक डिजीज नहीं, एक डिसऑर्डर है। इसको हमको समझना पड़ेगा, और जितना जल्दी उस चीज को हम समझ जाएं उतना बेटर होगा, उतना जल्दी हम उस बच्चे के लिए कर सकते हैं उसके फंक्शन को। सो बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेरा रोल ये है कि उसके फंक्शनल एबिलिटी को हम प्रॉपरली उस लेवल पे जाके देखें कि बच्चे का क्या डिमांड है, बच्चा क्या अचीव करना चाह रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डिसीजन। सो उस चीज़ों में कुछ स्क्रीनिंग चीज़ें आती हैं जिसको हमको वन बाय वन देखना पड़ता है, जिसको हम एज एन अपने नज़रिए से बोल सकते हैं कि इंटरवेंशन, प्री इंटरवेंशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशन। तो हम किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे देखेंगे चीज़ों को। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ें हैं जो कि आपको अवेयरनेस करना पड़ेगा पेरेंट्स को। जब तक कि पेरेंट्स इस चीज़ों को नहीं जानेंगे, वो अपने बच्चों को इतना जल्दी नहीं समझ सकते। वो यही समझते रह जाएंगे कि ये एक बीमारी है। तो बेटर है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई ये चीज़ है कि एक बोलते हैं कि रिहैब टीम, विच मीन उसके अंदर में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिक्स, लॉट ऑफ लाइक स्पीच थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्री, ये एक रिहैब टीम है। सो क्या होता है कि ये टीम क्या होती है, एक डिस्कशन करती है चीज़ों को लेके कि क्या बच्चे का प्रॉब्लम है, जो भी एज हो। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो लोग, फिर वो एक प्लानिंग की जाती है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो हमारा रोल है उस चीज़ को कि उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। से फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा सपोज दैट, बहुत कॉमनली आते हैं लोग हमारे पास और बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा खा नहीं पाता, मेरा बच्चा चल नहीं पाता, मेरा बच्चा बेड से उठ नहीं पाता है। तो ये सब जनरली नॉर्मल प्रॉब्लम, एज सर बताएं कि मतलब मोटर प्रॉब्लम्स, सेंसरी प्रॉब्लम्स, वर्बल प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो हमको एक एक चीज़ पार्ट वाइज करके देखना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट को अलग अलग करके। तो हमारा वर्क है कि इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग कंपोनेंट में करके। तो फंक्शन ये है कि हम पूछेंगे हाँ क्या नहीं कर पाता है, या हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या क्या वो अचीव कर पाया है अभी तक, क्या क्या नहीं कर पाया है। क्योंकि सेरिब्रल पल्सी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे स्पास्टिक हो गया, एथिटॉइड हो गया। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट इंटरवेंशन पार्ट ये होगा कि मतलब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। वी आर हैविंग द स्क्रीनिंग टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं, हम बताते हैं चीज़ों को कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम। तो कुछ बोला जाता है कि एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो एक बच्चा जो है, जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो कहाँ तक अपनी डेली की दिनचर्या जो होती है कहाँ तक वो पूरा कर पाता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और वो होता है कि अकॉर्डिंग टू द एज,
अगर सपोज दैट बच्चा 2 साल का है या 5 साल का है या 6 साल का है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको क्या करना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को रिहेबिलिटेट करेंगे, चीजों को रिस्टोर करेंगे, जैसे फंक्शन को रिस्टोर करना। अगर टाइम हुआ तो मैं बताऊंगा कि फंक्शन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सबके पास मूवमेंट है, बट इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन, ये बहुत डिफरेंट है। जी, बहुत बड़ी चीज है ये, और यही यस सीपी में बहुत जरूरत है जी, फंक्शनल की, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं इतना प्रॉपरली। राइट जहाँ पे जी, हमसे चूक हो जाती है कई बार, और जी हम जी, थेरेपीज में ही लगे रहते हैं और फंक्शनल पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। नहीं दे पाते हैं, राइट। हाँ, लेकिन अगर पूरी टीम के साथ वर्क करें तो ये सारी इश्यूज नहीं रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब अपना हमारा जो विजन होना चाहिए, डिफरेंट एंगल से देखना है हम उस बच्चे को। हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं ये कर सकते, और हमको डिफरेंट टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा उस चीजों को, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस बच्चे के माइलस्टोन के साथ उसके फंक्शन को अचीव कर पाए। क्योंकि एक बार जब प्लेट्यू स्टेज आ जाता है तो उसके बाद फिर जो फंक्शनल और ये सब होता है हम लोग अचीव नहीं कर पाते। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि व्हील चेयर, वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। जी जी जी। तो ये सब डिसीजन लेने से पहले हमको बच्चे को भी देखना पड़ेगा, उसके फंक्शन को देखना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि वो कंफर्टेबल हैं चीजों में या नहीं है, या बच्चा हमारा कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये मतलब देखने में तो बहुत छोटी चीजें हैं, बट अगर हम पर्सनली लेके उस चीजों को और अपने आप को वहां पे रख के सोचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है, जो माँ बाप जूझ रहे हैं डेली उस चीजों को लेके, और उनका बहुत सारा चीज प्रॉब्लम में जाता है। फाइनेंशियल इशू है, सब उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। और अभी रिसेंटली जितना मैं, आप जैसे आपने बताया कि हम लोग को कुछ रिसेंट टॉक करनी है, तो मतलब 4-5 साल से मैं एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। जी क्योंकि मैक्सिमम मैं, हाँ, जितना मैं देख रहा हूँ कि मतलब व्हील चेयर हो गया या कुछ डिवाइड हो गया, बहुत कॉस्टली है, जो कि सब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। एक अच्छा अगर व्हील चेयर आप लीजिएगा, मोटर मतलब पावर्ड व्हील चेयर, कम से कम 25,000 30,000 ऐसे आ रहा है, द मल्टी ये करके। तो इसके ऊपर भी मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूँ। अलोंग विद दैट एडेप्टिव डिवाइस, अगर बच्चे का ग्रिप अच्छा नहीं है, हाथ का फाइन मोटर नहीं है, तो क्या हम कुछ एडेप्टेशन करके उस बच्चे का इतना ग्रिप दे दें कि ताकि कुछ उससे खाए, कुछ भी छोटा चीज या कुछ भी मिक्सचर हो गया, बिस्किट हो गया या कोई भी चीज, वो उसके के लिए वो बहुत बड़ा होगा। वो एक क्या करेगा कि मेंटली उसको एक बूस्टर देगा, कि मतलब कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, ताकि वो बच्चा की एक दूसरा इनिशिएशन लेने के लिए तैयार होगा बच्चा। क्योंकि हम लोग मैच्योर हैं, हम लोग के साथ भी ये होता है, जब कोई भी चीज हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार और उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम लोग का मोरल डाउन हो जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, हटाओ, अटेम्प्ट नहीं लेते हैं। जी। बट क्या है कि हमको रीइंफोर्स करना है बच्चे को, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। हमको सिर्फ 5% चेंजेस लाना है उस बच्चे में, और वो 5% चेंज बच्चा खुद उसको 100% कब बना देगा हमें भी नहीं पता चलेगा। हम्म। तो उस बच्चे की कैपेबिलिटी को, एक फंक्शन को हमको बारीकी से देखना पड़ेगा उस लेवल पे जाके, ताकि बच्चे का और जो फंक्शन है वो अचीव करे खुद ब खुद जाके। यस मैडम। में आपसे बात करेंगे, जी और मैं ये सोच रही हूँ सबके टॉक के बाद एक दो बच्चों को, सीपी बच्चों को भी ज्वाइन कराएंगे, ताकि हम लोग और अच्छे से बात उस पर कर पाएंगे। जी जी तो हमारे साथ में डॉक्टर सैयद हैं। मैं चाहूंगी सर कि आप अपना जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हमारे नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी हैं चीज़ें, वो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे सभी लोग और हमारे सभी बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी, जब से मैंने ये आपका फ्लायर अपना किया है कि सर ऐड हैं, तो हम लोग वो लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं। और मेनली हम लोग ये जानना चाहेंगे, डिफॉर्मिटीज तो इसमें स्टार्ट हो जाती हैं 1.5 से 2 साल पे ही सीपी बच्चों में। तो हमें कब सर्जरी पे जाना चाहिए, और क्या क्या सर्जरीज बेटर हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, चीजें सारी हम, चूंकि आप पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम आपसे सभी चीजें जानना चाहेंगे, कि कई बार हम लोगों से चूक होती है और आप उन चीजों को आप कैच कर लेते हैं। थैंक यू। जी, तो थैंक यू। तो बेसिकली डॉक्टर इमरान वारसी सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि सेरेब्रल पाल्सी जो है ये एक मल्टी टीम इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें, और अगर एक मल्टीपल अप्रोच अगर होगी
टीम वर्क होगा तभी ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स ने सैटरडे को ये एक डेडिकेटेड सेरेब्रल पॉल्सी क्लिनिक चलाई है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन पीपल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स का या अकेले फिजिकल मेडिसिन का रिहैबिलिटेशन का काम नहीं है, ये एक मल्टी मल्टी टीम अप्रोच है ये। और मल्टी टीम अप्रोच से हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं बच्चों में। मेरे पास बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं और बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में वो केसेस रेफर होते हैं जो जिन बच्चों में स्पास्टिसिटी होती है। बेसिकली 70 to 75% जो बच्चे हैं, मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वो स्पास्टिसिटी का सबसे बड़ा इशू होता है। तो इसमें हम लोग बच्चों में छोटे बच्चे से लेकर के 1 साल 1.5 2 साल के बच्चों से लेकर के 18 साल के बच्चों तक के इलाज यहाँ पर हम कर रहे हैं। और इनिशियली जो बच्चे आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम प्लास्टर से लेकर के करेक्टिव मैनिपुलेशंस, प्लास्टर से लेकर के बोटुलिनम टॉक्सिन से, बोटुलिनम इंजेक्शन से लेकर के बोनी प्रोसीजर से लेकर के सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर, सारे चीजें हम सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं। और आफ्टर दैट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी या सिर्फ इंजेक्शन लगा देना ही मोटिव नहीं है, उसके बाद पेशेंट को फॉलो करना है, रिहैबिलिटेट कैसे कराना है, उसके लिए हमने एक टीम बनाई हुई है। उनके कोऑर्डिनेशन से किस तरह से बच्चों का फॉलो अप करना है और उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, असिस्टिव वॉकिंग एड सपोर्ट कब देना है, या उन्हें किस तरह से मोबिलाइजेशन और क्या एक्सरसाइजेस, पेरेंट की काउंसलिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स, जैसा कि डॉक्टर इमरान ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास कि जिनकी हमने सर्जरी कर दी और उनका फॉलो अप लॉस्ट हो गया, और फिर वो सर्जरी से भी वो प्रीवियस हाल से भी बुरे हाल में आ जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग और उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना कि घर पे जाकर के आपको कैसे फिजियोथेरेपी करनी है, क्योंकि भाई हमारा काम ये नहीं है कि हमने सिर्फ बोटॉक्स लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया और बच्चे को घर भेज दिया और भाई तुम ठीक हो गए। इसमें पेरेंट्स का भी इक्वल इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यूअर जो मोडालिटीज हैं, जो जिस तरह से मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, सिंगल इवेंट मल्टी लेवल सर्जरी कहते हैं उनको, SEMLS। तो बेसिकली जो है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को हमने 2 तरह से डिवाइड कर रखा है, जिनमें एक तो डायनामिक कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं और एक में बोनी कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं। तो जो डायनामिक कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं वो प्लास्टर से और बोटुलिनम टॉक्सिन से काफी हद तक करेक्ट हो जाते हैं, और जो बोनी कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं उनके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बेसिकली हमारा जो एम है वो ये है कि बच्चा अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कैसे कर ले, इतना हमें उसे फंक्शनल बनाना है, ये हमारा जो है मेन एम है। तो इसमें 4-5 पैरामीटर्स हैं जो हम लोगों ने जो गाइडलाइंस बना रखी हैं, हमने 4 स्टेप में इसको डिवाइड कर रखा है। स्टेप 1 जो है वो सबसे पहले जब पेशेंट आए हमारे पास, तो हम स्टेप 1 में उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं और कॉज को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, उसको अगर हमें पीडियाट्रिक या फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए असेसमेंट के लिए भी उसको भेजते हैं, और एक प्रॉपर जब डायग्नोसिस बन जाती है उसके बाद फिर जो टीम असेंबलिंग होती है उसमें बेसिकली देयर आर 4 पीपल, वन बीइंग द पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक जो है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होता है, और जरूरत पड़ती है तो हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और उनके साथ की जो टीम है उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो उसके बाद जो है उस बच्चे का कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, उसका हमने एक प्रोफॉर्मा बना रखा है। उसका कंप्लीट असेसमेंट के बाद पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है ऑर्थोपेडिक्स, वो ट्रीटमेंट हम करते हैं। और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन वाले लोग हैं, साथ साथ उसको उनका भी जो है मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये जो है ब्रॉड सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में। जी सर, जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर। सर थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे जैसे 2 इयर्स के हैं, मान लीजिए एबडक्टर उनका स्पासिटी है, तो क्या हम 2 इयर्स पे ही सर्जरीज पे जा सकते हैं या बोटुलिनम टॉक्सिन पे जाएं? नहीं मैम, हम लोग का जो प्रोटोकॉल है ये वो है कि हम वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
अगर बच्चे को कोई भी बच्चा आता है, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो उसके डायनामिक कॉन्ट्रैक्चर है, बेसिकली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, तो हम उसमें उसकी स्पास्टिसिटी को असेस करते हैं। उसमें स्केलिंग सिस्टम है, मॉडिफाइड एशवर्थ स्केलिंग सिस्टम है, उससे असेस करके नॉर्मली जो 2 से 3 साल के, जो 4 साल के बच्चे होते हैं, उनमें इतनी सीवियर स्पास्टिसिटी नहीं होती है। तो अगर वो डिफॉर्मिटीज अगर वो एक्टिवली पैसिवली अगर करेक्ट हो जाती हैं, तो हमें उन्हें ऑर्थोसिस एडवाइस करते हैं और उनका प्रॉपर भाई अगेन फिजियोथेरापी का जो अप्रोच है उसको फॉलो करते हैं। अगर उससे उनकी स्पास्टिसिटी इंप्रूव नहीं कर रही है, तो फिर हम प्लास्टर लगाते हैं। जो करेक्टिव जो पोजीशन है, नॉर्मली जो है लोअर लिम्ब, हमारे पास जो जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं वो डायप्लीजिक्स आते हैं, जिनको जो है टेंडो एक्लीज टाइटनेस मतलब गैस्ट्रोमीमियस टाइटनेस होती है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस होता है और एडक्टस की टाइटनेस होती है। तो इन बच्चों में इन तीनों कंपोनेंट अगर किसी में इन्वॉल्व है, तो हम उसको करेक्टिव प्लास्टर्स देते हैं और रेगुलरली जो है उनको फॉलो करके देखते हैं। ओके। हम डायरेक्टली चाहो 2 साल के बच्चों में बोटुलिज्म टॉक्सिन नहीं लगाते हैं। अच्छा, नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट प्लास्टर पे हम लोग जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें तब, है जी ना सर? जी जी, ओके सर। सर इस पे हम लोग अभी करेंगे बाद में थोड़ी सी जी बातचीत, जी और बच्चे भी ऐड होंगे। जी कुमुद मैम हैं हमारे साथ, साइकोलॉजिस्ट। मैम हम चाहेंगे कि जो है आपकी बात भी सुने हम पहले सबसे, कि और फिर उसके बाद आगे हम लोग बात जारी करेंगे। बिल्कुल जागृति मैडम, आवाज क्लियर है मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर है मैम। हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स दोनों स्पीकर्स ने बताए, जी जिसमें बच्चों की प्रॉब्लम से लेकर क्या क्या हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन्ड थी। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मैं एज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट उस बच्चे के साइको सोशल इश्यूज, उसकी एंजाइटी, उसकी परेशानियां, उसकी उलझने, या अगर स्पीच नहीं है तो उसकी जो बेचैनी है उसको समझती हूँ। और साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर सैयद ने भी कहा, वो है पेरेंटल काउंसलिंग। पेरेंटल एक्सेप्टेंस सबसे पहले जरूरी है, और फिर सोसाइटी से एक्सेप्टेंस। वहां पर पेरेंट्स अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं और रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, लोग इंटरवेंशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। साथ साथ में हमारी कोशिश यही होती है कि सी द ब्राइटर पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। हम लोग उस चीज को नहीं देखते हैं जो उसमें उसको दिक्कत आ रही है, हम उस एबिलिटी को देखते हैं जो एबिलिटी ईश्वर ने बच्चे को दी हुई है, और वहां पे काम करना शुरू करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर उस एबिलिटी पे हम लोग ज्यादा फोकस करें, तो जो उसकी साथ में समस्याएं हैं या जिसको डिसेबिलिटी कहा जाता है, वो शायद थोड़ी फीकी भी पड़ जाएगी, क्योंकि हम निकाल सकेंगे कि क्या इस बच्चे के अंदर क्या स्पार्क है, उसको कैसे ऊपर लाया जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द एज एज वेल एज द सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर ऑल्सो। वो दोनों चीजें मिलाकर लेके चलेंगे। यस, आई एग्री डॉक्टर इमरान, जो आपने कहा कि टीम वर्क होनी चाहिए, टीम के साथ काम कर सकते हैं। टीम के साथ करते हैं तो सबके अपने अपने एरिया ऑफ फोकस होते हैं और सबके अपनी अपनी शेयरिंग होती है, तो सब तरह से चीजें वो अच्छी भी बन जाती हैं, बच्चे के लिए फेवरेबल होती है। राइट जागृति मैम? जी मैम, जी मैम, बिल्कुल ठीक और कई बार कहा। हमें ऐसा भी दिखता है कि हमारे बच्चे की बहुत सारी सफरिंग्स है, तो उसे कुछ फील नहीं होता होगा, या उसको क्या एंजाइटी होती होगी, सारी एंजाइटी तो पेरेंट्स के पास है। पर ऐसा नहीं है, उम्र के साथ बच्चे समझते हैं, उसकी सेंसरीज काम कर रही हैं, सेंसेशंस हैं, तो वो भी उस एंजाइटी को समझते हैं। सबसे पहले तो बच्चा यही समझता है कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ डिफरेंट हूँ, कहाँ हूँ, किस लेवल पे हूँ। और पेरेंट्स के लिए भी ये बात बहुत बड़ी है। आई एग्री कि उनको बहुत सारी सफरिंग्स होती है, उनके बहुत सारी उलझने होती हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी होती है। बट अगर पेरेंट्स बहुत नेगेटिव होते हैं, या एक्सेप्टेंस पुअर होती है, या वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, तो बच्चे में वो एंग्जाइटी ट्रांसफॉर्म कर जाती है, तो फाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। ये एक समस्या है। जी जी, मैं डॉक्टर इमरान जो है सर भी हमारे साथ में, सर ये पूछना चाह रही थी एक बार कि जो कुमुद मैम ने जैसे जो बताया अभी सारी बातें, तो क्या वहां पर जहाँ आपका है, जो जहाँ पर आप वर्क करते हैं, वहां पर जो टीम है आपकी, वो सारा सभी टीम वहां पर मौजूद है, कि सबको अलग अलग, आप सबके पास अलग अलग जो है भेजते हैं, या सब वहीं पे रहते हैं? एक बच्चा आता है जब, क्योंकि ये भी एक जरूरी होता है कि बच्चा कहाँ कहाँ जाए सबके पास, क्या सब एक जगह रहते हैं, या
जो है वो उनको अलग अलग रेफर किया जाता है? जी, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का टीम है और एक एक यूनिट अलग से बना हुआ है, पीएमआर, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में मतलब वोकेशनल काउंसलर, सोशल काउंसलर, फिजियो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ओटी, पीटी, फिजियाट्रिक, वो एक पीएमआर एक अलग सेक्टर बना हुआ है। बट मैं जो हूँ उस हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल में अगर एक कोई केस आता है तो ये मोर ऑफ लाइक कोऑर्डिनेशन है बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई केस आया, अब मुझे लग रहा है सम बिहेवियरल इशू है उसको, या बच्चा कंसंट्रेशन उतना नहीं है, या अच्छे से ये नहीं है, या हम कुछ अलग नोटिस कर रहे हैं बच्चों को, तो हम काउंसलिंग के लिए देन आई रिफर द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट। तो वो बच्चा क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चला जाता है, वहाँ पे उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, जो भी इशू है उन लोग का डिफरेंट स्केल है जो कि वो लोग यूज करते हैं। अगर उनको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग प्रॉब्लम है या मेडिकेशन की भी जरूरत है, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं डायरेक्ट। जी जी। तो ये एक रोटेशन चलता रहता है। तो इधर भी जब मैं आया था तो उतना अवेयरनेस नहीं था, बट कंडक्ट किया, मैं मीटिंग करके प्रेजेंटेशन दिया कि हाँ कैसे ग्रुप एक टीम काम करेगी बच्चों के लिए, या कोई भी केसेस हो गया तो हम कैसे चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, एक के बाद एक कैसे। और चीज़ें क्या है कि मतलब आपको रेफर करने के लिए किसी भी, सपोज दैट हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, तो हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि हाँ फिजियोथेरेपी क्या करता है, स्पीच एंड हियरिंग वाले क्या करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तभी हम उसको बच्चे को रिफर करेंगे। अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं होगा कि वो लोग क्या करते हैं, दूसरे का एरिया पता नहीं होगा, तो हम रिफर भी नहीं करेंगे ना आइडेंटिफाई करेंगे। हम सोचेंगे कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो एक बार कॉम्प्रोमाइज होती है तो हमारा बच्चा सफर करता है और कोई सफर नहीं करता। तो ये चीजें ऐसे करके रोटेट होता है यहाँ। यस। अभी राइट, जो वेरी राइट। जी मैम, जैसे हम लोग तो मेन सीपी में, जब हम सीपी की बात करेंगे करते हैं, तो फिर उसमें सारी चीजें रहती हैं कि एक एज ए लेमैन, कोई जरूरी नहीं कि हर समय प्रोफेशनल रहे। एज ए लेमैन जो लोग हैं, जो समाज है हमारा, वो कैसे अर्ली आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस बच्चे को इशू है, कोई सीपी हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, जो उसके रेगुलर, जो उसकी उम्र की संबंधित चीजें हैं जो रेगुलर हैं, वो फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो रही है, एज रिलेटेड इश्यूज नॉर्मल नहीं थी, कितनी उम्र में चलना है, कितनी उम्र में बोलना है, या गर्दन संभाल पा रहे हैं, या खाना खा पा रहे हैं, या च्युइंग स्वैलोइंग, ये सारी चीजें हैं, तो हमको वहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत होती है। और हमारे यहाँ दिक्कत इसलिए होती है, एक्सेप्टेंस तो पुअर है ही। जी जी। अ, इसके अलावा हमारे यहाँ एक बड़ी बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम ABCD सब जगह जाते आते रहते हैं, सबकी बहुत सारी सलाहें लेते रहते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झाड़ फूंक जैसी चीजों में बिलीव करते हैं, उनके पास जाते हैं, अलग 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 पैथी में जाते हैं, और बहुत सारे लोग विंडो शॉपिंग भी करते हैं। इन सब चीजों में हमको दिक्कत क्या आती है कि हमारे अर्ली इंटरवेंशन डिलेड हो जाते हैं, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आने लग जाती है। फिर इसके ऊपर से भी अभी ये जो गूगल वाला चल पड़ा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ पढ़ के अपनी तरफ से प्रयास करने लग जाते हैं, जी तो जी। बहुत जी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और जिसके पास आते हैं वो तुरंत रिजल्ट नहीं दे पाता है। ऑब्वियसली डिले है तो टाइम लगता है, जब तुरंत रिजल्ट नहीं आते तो लोगों को लगता है अरे गए तो थे, दिखाया तो था, कुछ हुआ तो नहीं। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो हम लोग सब मैम, जानते हैं इस बात मुझे को। लगता है कि मैम जो अभी प्रेजेंट का चल रहा है इस टाइम में, न्यू अपडेट्स जो हैं, तो मुझे लगता है कि विंडो शॉपिंग मैम ऐसा तो नहीं है कि कई बार पेरेंट्स को अच्छा, मतलब अच्छे मान थेरेपिस्ट जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा तो नहीं लगता? कि मुझे लगता है एज ए पेरेंट कि वो विंडो शॉपिंग इसीलिए करते हैं कि वो शायद अपने वो सेटिस्फाइड नहीं है, या ये भी एक रीजन हो हाँ, सकता है। और हो मुझे कई सकता है, बार लगता है लेकिन कि ये, हाँ हो सकता है ये एक रीजन हो। हम सब प्रयास करते हैं, हर चीज को बेस्ट खोजते हैं, पर जी कहीं जी। ना कहीं थोड़ा सा धीरज चाहिए, थोड़ा सा बिलीव चाहिए, और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर कोई सिंपल चीज होती है तो सिंपली चली जाती है, अगर सिंपल नहीं है तो टाइम तो लेगी ही। जी और जी। मेरा मतलब विंडो शॉपिंग से ये भी था कि जब आपके पास में एक बार आते हैं, गए आपकी तो आधी फिर बात दुकान सुनते ही हैं, फिर करा लेंगे। दूसरे की आधी सुनते हैं, फिर तीसरे की आधी सुनते हैं, उसका मिक्सचर हो जाता है, तो चीजें बड़ी हौच पौच हो।
जैसे सर ने अभी एक चीज बताई, ये बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सैयद सर ने, कि डॉक्टर सैयद सर कि हम लोग प्लास्टर लगाते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन हम अर्ली यूज नहीं करते हैं, बट अभी तक जो था मेरा, जो मैं करीब मुझे 32 इयर्स तो हो ही गया इस फील्ड में, पर हम लोग जो है क्या, जो भी हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं आज तक, और तो उन्होंने जो है बोटुलिनम टॉक्सिन तो हम लोग सर 2 इयर्स पे वो स्टार्ट कर देते हैं यूज करना, और हालांकि ये लगता था कि कहीं कुछ और होना चाहिए ऐसा, कि जो इसके अलावा जो हो, तो ये सर ने बहुत अच्छी चीज बताई है। सर अब इस पर थोड़ा सा, जो आपने प्लास्टर वाला जो बताया है अर्ली इंटरवेंशन में, तो सर वो उस पर थोड़ा सा हम लोग और फोकस करेंगे कि कैसे पेरेंट्स को क्या और क्या करना चाहिए, और आप वहां पर आए तो जो है किससे मिलें, कैसे क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि जान पेरेंट जाएंगे इस पे, क्योंकि नई चीज है, और प्लास्टरिंग करके और स्ट्रेचिंग करना सर, इमरान सर मुझे लगता है कि बेटर है। और राइट, ऑर्थोडेक एड तो हम लोग सर देते ही हैं, मैं हम लोग जो है यूज ही करते हैं, पूरी एफओज हैं और जो है गिटर्स भी यूज कर रहे हैं, और एबडक्टर स्ट्रेचिंग के लिए भी एड यूज करते हैं। बट जो आपने प्लास्टिंग का बताया है, ये एक अच्छी चीज है और नई चीज लगी, और अभी ज्यादातर लोग यूज नहीं कर रहे हैं मेरी जानकारी में। तो बेसिकली मैं इस पे ये इनपुट देना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा है 3 साल का, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है 3 साल का जो ओपीडी में आया है, जो वो अपने से खड़ा हो सकता है और विद हेल्प ऑफ सपोर्ट वो वॉक करता है, तो उसमें एग्जामिन करके अगर हमें उसमें डिफॉर्मिटी मिली कि इसमें गैस्ट्रोक्नीमियस की जो मसल है वो टाइट है, जिसकी वजह से वो डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है, हैमस्ट्रिंग टाइट है जिसकी वजह से उसको नी में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, और एडक्टर्स टाइट है जिसकी वजह से उसका जो है इनटोइंग हो रही है उसकी। तो ऐसे कंडीशंस में बेसिकली ऑर्थोसिस का रोल मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान वारसी साहब और अच्छे से बताएंगे। हमें जो फंक्शनल पोजीशन है, हमें जैसे बच्चे का फुट जो है वो प्लांटीग्रेड फुट हो जाए, और नी जो है वो एक्सटेंड हो जाए, और एडक्टर्स जो है वो लैक्स हो जाए, ताकि वो आउटगोइंग मूवमेंट भी कर सके। तो इसके लिए प्लास्टर हम इसलिए लगाते हैं कि वो पहले फंक्शनल पोजीशन में लिम्ब आ जाए। फंक्शनल पोजीशन में यदि लिम्ब नहीं आएगा और उसको हम ऑर्थोसिस दे देंगे और हम उसको वॉक कराएंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हमें बेसिकली हमारा जो एम है वो है कि फुट को जो है प्लांटीग्रेड फंक्शन में मेंटेन करना, नी को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना, तब जा करके बच्चा प्रॉपरली उसका गेट इंप्रूव होगा और वो एम्बुलेट कर पाएगा। तो इसके लिए अगर हमारे पास छोटे बच्चे आ रहे हैं, 2 से 5 साल तक की एज के बच्चे आ रहे हैं, और उनमें जो है वो डायनामिक कॉन्ट्रैक्चर्स है, जो कि हम पैसिवली हम एग्जामिन करके अगर हमें लगता है कि नहीं ये जो डिफॉर्मिटीज हैं ये पैसिवली करेक्ट हो जा रही है, मतलब एज अ डॉक्टर व्हेन आई एग्जामिन और हमने देखा कि भाई एक्टिवली बच्चा नहीं कर पा रहा है लेकिन पैसिवली करेक्ट हो जा रहा है, तो उस सिनेरियो में हम बोटुलिनम टॉक्सिन पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और रिसर्च में भी ये बताया गया है कि इस प्लास्टर की जो टेक्निक है, 2 से 3 सीरियल कास्टिंग होती है। अगर अगर 3 प्लास्टर में हम लोग 2-2 हफ्ते के अपार्ट में प्लास्टरिंग करते हैं, और 3 प्लास्टर में अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है मे बी बोटॉक्स। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 2 से 5 साल की एज के जो आते हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं प्लास्टर पे। तो दूसरी चीज ये है कि बोटॉक्स पे डायरेक्टली इसलिए नहीं जंप करते, बिकॉज सबसे पहली बात तो वो सब अफोर्ड नहीं कर पाते, इट इज वेरी कॉस्टली। और हमारे सेटअप पे, गवर्नमेंट सेटअप पे ऐसे बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत पुअर होते हैं, और बहुत सारी जगहों से विंडो शॉपिंग करके, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में दिखा करके आते हैं, जो जहाँ पे नॉन अफोर्डेबिलिटी होती है। तो इसलिए हम लेवल जीरो से स्टार्ट करते हैं, एंड देयर आर मेनी 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 पेशेंट्स विद मतलब जिनके मतलब फिजिकल मेडिसिन वालों के साथ मिल करके हम लोगों ने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट किया है, और उनका फॉलो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये मेरा टेक था इसके ऊपर, प्लास्टरिंग के ऊपर। आवाज नहीं है जागृति, आपका म्यूट है। डॉक्टर जागृति, मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैं सर्जरीज पे सर मैं बात कर रही हूँ कि अभी हमारे पास यहाँ जैसे हमें सर्जरी के लिए पीएमएफआर सर्जरी अगर हमें करनी है तो हमें बाहर भेजना पड़ता है बच्चों को। कौन सी सर्जरी हम? पीएमएफआर सर्जरी सर एक अच्छा। टेक्निक है। जी हाँ, तो सर जो जिसमें बिना कट के वो लोग सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स जी हमारे, जी 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 विदाउट कट, तो हाँ फेशिया रिलीज करते हैं जिसमें। जी जी। तो सर वो सर्जरीज का क्या कुछ हमारे लखनऊ में कहीं कुछ है कि अभी बाहर ही बच्चों को भेजना है? नहीं नहीं नहीं, हमारे वहाँ लखनऊ में केजीएमसी में मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें फुल फ्लेजेड हो रही हैं। हम प्लास्टर भी लगा रहे हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज भी कर रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू की सर्जरी दो तरीके से कर रहे हैं, एक तो परक्यूटेनियस कर रहे हैं और एक ओपन कर रहे हैं, जहां जब रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद हम बोनी प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं। और जी, उसके परक्यूटेनियस के साथ लिए तो सर जो अर्ली वालों के ही करते होंगे ना परक्यूटेनियस के लिए, तो हाँ, फिर बेसिकली जो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे बच्चों में परक्यूटेनियस रिलीज से और प्लास्टरिंग टेक्निक से ही रिजल्ट आ जाता है, हमें मिल जाता है। तो उनमें ही ज्यादातर किया जाता है। डॉक्टर सैयद, एक बात मैं पूछना चाहूंगी जी। कि किस बड़े से बड़ी किस उम्र तक सर्जरी आप कर सकते हैं? हम हमारे पास 22 साल तक के बच्चे आए हैं। हम लोग अप टू 22 ईयर्स 23 ईयर्स तक के बच्चों में सर्जरी हम लोगों ने की है और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हालांकि 20 अबव के बहुत कम लोग हैं, लेकिन अगर वो हमारे ओपीडी में आते हैं तो हम उनका भी मैनेजमेंट करते हैं। ओके, वेरी जी। नाइस, थैंक यू। मैम आप तो थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, मैं जरा एक पेरेंट्स को कनेक्ट कर लूँ। और हाँ, मैं सर से, हाँ इमरान सर भी बताएं हैंड फंक्शन के लिए कितना अर्ली, जैसे कई बार बेबीज में सर इमरान सर होता है कि जो छोटे जो बेबीज है उनका लोअर लिम्ब में इतना टाइटनेस नहीं है, बट अपर लिम्ब में अच्छी खासी टाइटनेस होता है। तो फंक्शनल तो हम जाएंगे, मान लीजिए जब बच्चा बड़ा होगा तब थोड़ा फंक्शनल उसको ऐड हम देंगे। बट छोटा बच्चा है तो ग्रास्पिंग ही नहीं है, उसका रिलीजिंग ही नहीं है, वो रिलीज ही नहीं कर पा रहा अपने चीजों को। अगर हमने पकड़ा दिया तो उसको बोलते रहिए रिलीज करो, छोड़ो इसको, तो नहीं छोड़ पाता है उसको। तो इन सब पे हम क्या करेंगे, थेरेपीज पे ही जाएंगे या इसके लिए भी कोई स्प्लिंट है? तो थोड़ा सा जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब जो सर बता रहे थे सही सर, कि सीरियल कास्टिंग किया जाता है इसको, फिर एक फंक्शनल पोजीशन में लेके आया जाता है ताकि फिर से वो स्टार्ट कर सके चीज़ों को, जो भी हो, हाथ की मोबिलिटी हो या लोअर लिम्ब की मोबिलिटी हो, जो भी। तो बेसिकली अगर मुझे लगता है, क्योंकि फर्स्ट क्या होता है चीज़ें सीपी में जो बोलते हैं हम कंट्रैक्चर, ये सबसे बहुत बड़ा कंसर्न है कंट्रैक्चर्स। सो कंट्रैक्चर्स को फर्स्ट हम चेक करेंगे कि स्ट्रेचेबल है या नॉन स्ट्रेचेबल कंट्रैक्चर है, किस टाइप का कंट्रैक्चर है। अगर हमको कहीं लगेगा कि नहीं ये स्ट्रेचेबल कंट्रैक्चर है, मतलब कि हम पैसिवली वो रेंज लेके आ पा रहे हैं, जो रेंज ऑफ मोशन है एल्बो का, उसको अगर हम पैसिवली लेके आ पा रहे हैं सम एक्सटेंट, तो ये स्ट्रेचेबल कंट्रैक्चर है। तो उसको अगर हम पोजीशन करके 20 डिग्री 30 डिग्री फिर देखेंगे कि हैंड का फंक्शन इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, बच्चे का रिलीज ग्रास्प। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई हैंड का फंक्शन जब करते हैं तो एक सर्टेन डिग्री हमको रिक्वायर्ड होता है रिस्ट एक्सटेंशन। ओके, उसके बाद ही क्या होता है कि प्रॉपर स्मूथ जो रिलीज होता है आता है मेरे पास। तो कुछ कुछ बच्चों का स्पेशली जैसे यहाँ पे क्लिनिक चलता है, बेलकू क्लिनिक करके होता है, तो उसमें प्री मैच्योर बेबी भी आते हैं और मैक्सिमम 3 इयर्स 4 इयर्स जो होते हैं बच्चे, वो भी आते हैं उसमें। तो बहुत का पेरेंट्स का ये भी कंप्लेन रहता है कि नहीं मेरा बच्चा चीजों को तो पकड़ लेता है बट रिलीज नहीं कर पाता है, फिर से रख नहीं पाता है, उठा लेता है बट रख नहीं पाता है, मतलब कि उसका ग्रिप है, मतलब कि पिकअप कर सकता है वो, बट रिलीज नहीं आ रहा है उसका। तो ऐसे बच्चों को मैंने एक बार ट्राई किया, तो मैंने असेसमेंट करने के बाद मैंने पाया कि मतलब जो कंट्रैक्चर है स्ट्रेचेबल है, वो स्ट्रेच करके हम सम एक्सटेंट तक लेके आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्पेशली एक मैंने स्प्लिंट डिजाइन किया। मैं एक्चुअली स्प्लिंट भी डिजाइन करता हूँ और एडेप्टिव डिवाइसेस जो हो गए या पोजिशनिंग डिवाइस हो गया, जिसको हम मतलब बच्चों के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं उसके प्रॉब्लम के हिसाब से। सो मैंने एक कॉकअप बनाया जो कि कस्टमाइज था, मैंने खुद उसको डिजाइन किया और मैंने रिस्ट को 10 डिग्री 5 to 10 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में रखा था। तो वो रखने के बाद क्या हुआ कि फिर से वही एक्टिविटी को मैंने पूछा कि किस चीज को आप पकड़ाते हो बच्चे को, कैसे ये करता है। तो मैंने जब दिया तो समहाउ वो क्या करता है, रिलीज आ गया था वहां पे। तो उस स्प्रिंट को मैंने बोला कि कंटिन्यू करो आप 5-6 दिन तक, जब भी बच्चे, नाइट टाइम में नहीं, डे टाइम में आप जब भी बच्चा बैठता है खेलता है या कुछ टॉय रखता है तो आप देखो उस चीजों को।
तो वो क्या किया पेरेंट्स, उस स्प्रिंट को जो कि कॉकअप मैंने बनाया था, स्पेशली डिजाइन किया था उसके के लिए, तो वो बच्चा 5 से 6 दिन तक वो यूज किया। करने के बाद इतने चेंजेस आए उसके अंदर में, आफ्टर रिमूविंग ऑफ स्प्रिंट वो सेम फंक्शन बच्चा रिटेन कर लिया था, प्रॉपर ग्रिप करना और रिलीज करना। तो मेरा फोकस है कि मतलब कि इस कंट्रैक्चर को आइडेंटिफाई किया जाए प्रॉपरली कि किस टाइप का कंट्रैक्चर है पहले। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो यही कंट्रैक्चर क्या होता है, लेटर स्टेज में जाकर डिफॉर्मिटी में चेंज हो जाता है, जो कि हम बोलते हैं बोनी। तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम जब जब भी कुछ स्प्रिंट बनाते हैं या कोई पोजिशनिंग डिवाइस बनाते हैं, या और पल्सी जो बच्चा होता है उसके के लिए अगर हम पोजिशनिंग डिवाइस बनाते हैं, अभी हमने एक नया डिजाइन किया है पोजिशनिंग डिवाइस, क्योंकि और पल्सी के लिए ये एरोप्लेन स्प्रिंट देखिएगा हर जगह में चलता है, एरोप्लेन स्प्रिंट बहुत कॉमन है, जो कि मदर के लिए इनकन्वीनियंट होता है और बच्चे के लिए भी ये प्रॉब्लम होता है, इरिटेट होते हैं बच्चे, सो नहीं पाते हैं उसको पहन के। या मदर अगर उस एरोप्लेन स्प्लिंट के साथ अपने लैप में रखेगी तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, बच्चे को प्रॉपरली रख नहीं सकती। तो उसके के लिए मैंने एक डिवाइस बनाया है रिसेंटली, मतलब वन मंथ बैक। तो मैंने एक सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल यूज किया, इथाप्लेक्स बोलते हैं उसको, और उसके अंदर में स्ट्रैपिंग दिया हूँ, जो कि मैट कम पोजिशनिंग डिवाइस है। वो उसमें बच्चा सो भी सकता है, अलॉन्ग विद दैट पोजीशन भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जो कि पोजीशन होता है कि एबडक्शन शोल्डर का रहना चाहिए, एक्सटर्नल रोटेशन रहना चाहिए, एल्बो फ्लेक्स रहना चाहिए, फोर आर्म सुपिनेटेड रहना चाहिए। तो इस टाइप का मैंने डिवाइस बनाया, और बिलीव मी इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट है, 2-3 बच्चों को मैं दे चुका हूँ अभी तक, काफी मतलब अच्छा डेवलप हो रहा है हम लोग का, मोटर पैटर्न हो गया उसका। और जब हम उसको ये करते हैं, मतलब मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, और बट ये क्या चीज है ना, ये जब भी कोई भी चीज हम देते हैं, एडेप्टिव डिवाइस, असिस्टिव डिवाइस या कोई भी टाइप का स्प्लिंटिंग, तो उसको हमको कंटिन्यूअसली, जैसे सर बोल रहे थे कि फॉलो अप कोई भी चीजों को करना पड़ेगा, तो हमको भी इस चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल वे में थेरेपी भी चलाते हैं, और वो जो डिवाइस उसको दिए हैं वो भी चलता रहता है, तो उसमें भी सम मॉडिफिकेशन करना होता है। और रहा स्पास्टिक केसेस, तो स्पास्टिक केसेस में जैसे हम डिजाइन करते हैं स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्प्लिंट, मतलब कि ग्रेजुअली एक एंगल से ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। अगर स्पास्टिक को एट ए टाइम हम पूरा एंगल बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, जो कि टोन क्या होगा और एग्रावेट हो जाएगा, ट्रिगर कर जाएगा। और जो एबनॉर्मल टोन होता है 10-20 टाइम्स मोर होता है नॉर्मल टोन के। जो हमारा नॉर्मल टोन है, अगर एबनॉर्मल टोन देखा जाए 10-20 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। कुछ भी आप दोगे उस चीज में करके तो वो बैंड हो जाएगा या ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए हम एक टर्म बनाए हैं स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्प्लिंटिंग। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली एडक्टर टाइटनेस हुआ या कोई भी चीज हैंड फंक्शन का हुआ या फ्लेक्सर टाइटनेस है, तो इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ओपन करेंगे अलोंग विद द थेरेपी। सपोज दैट हमने 30 डिग्री अचीव कर लिया एमसीपी के ऊपर में, तो उस 30 डिग्री के ऊपर हम काम करेंगे, मसल स्ट्रेंथ के ऊपर में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के ऊपर में काम करेंगे, और उसका ग्रास्प के ऊपर में काम करेंगे। तो ग्रेजुअली ये अचीव करता जाएगा बच्चा, और रिपीटेडली वो प्रैक्टिस करेगा चीजों को। यस। नहीं, बहुत बहुत अच्छी चीजें जो है बताई इमरान सर आपने, क्योंकि हमारा जब तक थेरेपिस्ट सारे एक्टिव नहीं है और सेरेब्रल पाल्सी में, तब तक हम लोग वो, मुझे पता है कि हम लोग वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, चाहे हम प्लास्टरिंग करें, सर्जरी करें या ऑटोडिकेट दें, कुछ भी दें, लेकिन अगर प्रॉपर थेरेपिस्ट जो है वो बहुत डेडिकेटेड और एक्टिव नहीं है, तो कई बार हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो बच्चे में एबिलिटी होती है अकॉर्डिंग। तो सर मैं डॉक्टर सैयद सर, मैं हम लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ का जो केजीएमओ का जो कॉस्ट है, अगर हम पेरेंट्स बच्चों को रेफर करते हैं तो क्या आती है बच्चे को, जो बड़े बच्चे सर्जरीज, बोनी, परकटोनियस जाना जरूरी है, कि फिर उसी हिसाब से हम बच्चे वहाँ पे रेफर करें? जी, तो मैम प्लास्टर के लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट सप्लाई में कॉटन, मतलब प्लास्टरिंग के लिए कॉटन और पीओपी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें गवर्नमेंट सप्लाई से मिलता है, तो उसमें पेशेंट का एक भी पैसा खर्चा नहीं होना है। और रही बोटुलिनम की बात, तो बोटुलिनम के भी जो रेट्स हैं वो सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट के रेट्स हैं, एज कंपेयर टू अदर डीलर्स और मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली परचेज किया वो सारी चीज़ों से काफ़ी सस्ते में मिल जाता है।
और बाकी सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज हैं, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। मैंने फिर से कहा कि सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज के बाद प्लास्टर की जरूरत पड़ती है। अंदर जो जनरल एनेस्थीसिया का जो सामान है, ओटी के लिए जो भी सामान की रिक्वायरमेंट है, वो सारा हमारा गवर्नमेंट सप्लाई में आ जाता है। तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेशेंट से मंगवा लिया जाता है, जो बहुत ही कम कॉस्ट की होती हैं। तो अगर कोई पेशेंट सीरियल कास्टिंग करवाने आ रहा है तो उसका बिल्कुल पैसा नहीं लगना। हाँ, बस ट्रैवल में जो भी खर्चा उसका होता है, हॉस्पिटल में उसका कोई खर्चा नहीं होना है। तो अभी जो प्रोटोकॉल है ये चल रहा है कि यहाँ के जीएमसी में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और डेडिकेटेड जो सेरेब्रल पाल्सी की जो क्लिनिक है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। सैटरडे की दिन उसकी ओपीडी होती है। और अपार्ट फ्रॉम सैटरडे, वेडनेसडे को भी बेसिकली जो प्लास्टरिंग्स जो होती हैं वो वेडनेसडे को होती हैं। तो वेडनेसडे और सैटरडे में से किसी भी एक दिन पेशेंट आ जाए, और ऑनलाइन ओपीडी का पर्चा और आरटीपीसीआर की एक रिपोर्ट चाहिए होती है। बस ये चाहिए होता है। प्लास्टरिंग के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है। और सर्जरी के लिए भी अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी है तो उसमें बहुत कम से कम खर्चा है। बोनी प्रोसीजर्स के लिए अगर हम ऑस्टियोटमी कर रहे हैं और उसमें अगर प्लेट लगा रहे हैं या कोई के वायर से फिक्स कर रहे हैं, तो उसका भी जो है ना बहुत नॉमिनल सा जो है 4-5 thousand या 10,000 के अंदर जो है सारी चीजें पेशेंट की हो जाती हैं। बोनी प्रोसीजर्स के लिए वो जो इसमें जो इम्प्लांट का जो कॉस्ट आता है, और अगर पेशेंट किसी स्कीम का है, अगर कैशलेस स्कीम का पेशेंट है, जैसे आयुष्मान है, बीपीएल है, तो वो भी प्रोविजन है। तो उसमें फिर पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगता है। जी सर। बहुत ही चीप ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट को किसी भी लेवल का पेशेंट, फाइनेंशियली लो हो या हर तरह के पेशेंट की हम यहाँ हेल्प करते हैं और उनको गाइड करते हैं। फाइनेंशियली अनस्टेबल अगर कोई पेशेंट है तो उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ ट्रीटमेंट लेने जाऊँ, आप उसे सीधे केजीएमसी भेज दीजिए। अच्छा जी सर, ठीक है सर। और सर ये हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि हेलो। जैसे कितने दिन पहले टाइम उन्हें लेना होता है, कि या इन बाद आपके पास जाएंगे या इमीडिएट लेने के बाद आपके पास जा सकते हैं, या वो वहीं पे टाइम? बेसिकली ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो अगर पेशेंट को जिस भी दिन मिल जाए, आई थिंक एक हफ्ते के गैप में मिल जाता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके उस दिन का पर्चा पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के नाम का वेडनेसडे या सैटरडे में से आप किसी भी एक दिन पेशेंट आकर के दिखा सकता है। सर मैं थोड़ा सा बात करूंगी सीपी पे। एज ए थेरेपिस्ट सर, जो मैं 30 ईयर्स से करीब मैं सीपी में ही वर्क कर रही हूँ। अर्ली इंटरवेंशन पे मैं कलकत्ता से ही ट्रेन थेरेपिस्ट हूँ। मैंने मल्टीपल डिसेबिलिटी पे जो है अपना काम किया हुआ है। एनडीटी प्लस न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपिस्ट मैं हूँ। तो सर मैं ये कह रही थी कि जो मेरा जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम लोग जो सर्वल, क्या ये ठीक है या पुराना ही एंड ट्रेंड है या कुछ इस पे चेंज होना चाहिए? जो सर मेरा सर्वल पाल्सी में काम करने का जो तरीका है, हम जो बच्चे सीपी के हैं, क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा रहती है, थेरेपीज की भी ज्यादा जरूरत रहती है, तो हम लोग उनको मॉर्निंग टू इवनिंग डे केयर पे रखते हैं अपने यहाँ। और थेरेपीज उनका 3 टाइम्स थेरेपीज देते हैं सीपी बच्चों का। कई बार वो जितना अफोर्ड करें, 2 टाइम्स भी है, एनजीओ है हमारा, तो कई बार थेरेपीज फ्री भी है हमारे यहाँ। तो सर हम लोग का 3 टाइम थेरेपीज प्लस उनका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इसके अलावा एजुकेशन एंड आज जैसे एक स्पीच थेरेपिस्ट भी हमारे साथ जुड़ने चाहिए थे, प्लस उनका जो स्पीच थेरेपीज है, ये सारी चीजें हम लोग उनको सर कराते हैं। तो मैं तो चाहूंगी कि जो है सर, अगर आपका जो यहाँ पर है जो केजीएमयू में जो डिपार्टमेंट है सर, एज ए एनजीओ, अगर कुछ भी जैसे हम लोगों से भी कुछ सपोर्ट चाहिए तो बताइएगा सर। हम लोग एज ए बच्चों का ध्यान रखना और ये सारी चीजें, उनका जो कुछ और एज ए एनजीओ हम उनको कुछ डोनेट करना चाहें, जो बच्चे एडमिट हो प्लास्टर के लिए, मान लीजिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसे कैंप वहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ कैंप करते हैं, ऐसे कैंप 5-5, 6-6 बच्चे वहाँ पर जाएं और एट ए टाइम में अगर ट्रीटमेंट लें, तो सर क्या ये है पॉसिबल? हाँ बिल्कुल, ये चीज पॉसिबल है। और इनफैक्ट हम लोग ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट, अभी हम लोगों ने कैंप किया भी था जिसका बहुत ही ट्रिमेंडस रिस्पांस था। इसमें जो वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे जो हुआ था उसमें, तो हम लोगों ने एक यही लखनऊ में लोकली जाकर के कैंप किया था।
तो उसका काफी अच्छा रिस्पांस था। तो ये चीज हम कर सकते हैं डेफिनेटली। और अगर किसी भी पेरेंट को या किसी भी पेशेंट को जो आपके अंडर में जो आपका जो ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, अगर उन्हें कोई ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जी अगर उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए तो आप डेफिनेटली उनको हमारी तरफ रेफर कर सकते हैं। और हमारा जो टीम अप्रोच ही है हमारी हर तरह से। और मैंने फिर से कहा आपको कि पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मल्टी टीम अप्रोच से हम काम करते हैं और हर पेशेंट को पर्सनली फॉलो करते हैं, उनका डेटा शीट और इनका रिकॉर्ड बना करके कि पेशेंट कितना कितना इम्प्रूव कर रहा है और उसका क्या जब स्टार्टिंग में आया तो उसका क्या फंक्शनल लिमिटेशन था और अब वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो A to Z वो सारी चीजें हम मैनेज करते हैं यहाँ पे अपने पास। जी जी सर आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हमारे लखनऊ में ये सारी चीजें हैं। और इतने दिन से मैं सीपी में काम कर रही हूँ और हम एक्सपर्ट बाहर से बुलाते हैं, मुझे पता ही नहीं है। और वो भी एकदम नई चीजें हैं, मतलब जी प्लास्टिंग देके और स्पाइसिस रिलीज करना, ये सारी चीजें। और ये बार बार मेरे मन में भी आता था ये चीजें कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि बोटॉक्स के अलावा भी कुछ हो जो बच्चों को दिया जा सके। तो जी ये प्रॉपरली सुनते थे बट अभी यहाँ था नहीं कहीं पे। जी तो जी। ठीक है सर, इस पे हम लोग भी अपना सेंटर के थ्रू जो है टू काम बी टू करेंगे। टू बी मैम, इस पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर इमरान वारसी सर भी मेरे बात से कुछ हद तक कन्विंस होंगे कि जो बोटुलिनम इंजेक्शन है, बोटुलिनम टॉक्सिन जो इंजेक्शन है, उसका जो इफेक्ट है वो 4 से 6 महीने के बाद खत्म है। मतलब हाँ सर ये तो है। आप फिजियोथेरेपी करा करके उसको आप 1 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हर पेशेंट में वो इंडिकेटेड भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो अप्रोच है कि जी अपना डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स का जो हमारे एचओडी हैं प्रोफेसर अजय सिंह सर, उनके अंडर में हम सेरेब्रल पाल्सी अपने उसको क्लिनिक को चला रहे हैं। तो हमारे जो गाइडलाइंस है जो हमने फ्रेम कर रखे हैं, कोई भी बच्चा अगर आएगा वो अगर बोटुलिनम का कैंडिडेट भी है तो हम उसको बोटुलिनम टॉक्सिन ना दे करके उसको हम 2 से 3 प्लास्टर लगाते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा, कि सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग होती है। तो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आगे चल करके अगर हमें कोई सर्जरी भी करनी है तो उसमें हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो इसीलिए हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं किसी भी बच्चे में, जो 8 साल से कम के बच्चे हैं या 10 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हें हम प्लास्टरिंग से ही स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को बोटॉक्स लगाना भी है तो उनको हम 2 सीरियल कास्टिंग करके ही उसमें बोटुलिनम टॉक्स लगाने का। जी जी सर। डॉक्टर इमरान सर, तब तक आपका कुछ व्यूज दीजिए कि यस सर यस ने यस, जो चीजें बताई, तो करेक्ट। आपसे तो हम सर देखिए ऑनलाइन कनेक्ट रहेंगे क्योंकि फंक्शनल इश्यूज सर्वर पाल्सी में बहुत जबरदस्त हैं। उतने फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं होती है हैंड्स में भी और वॉकिंग में भी कई बार उतना। तो फंक्शनल अगर आपसे हम चीजें जरूर एडवाइस लेंगे। और मेरी तो बट सर के पास तो हम लोग पर्सनली भी जा सकते हैं। और हम लोग सर जल्दी ही कोरोना का कुछ खत्म हो तो वासी सर को भी एक बार बुलाते हैं यूपी, और आएंगे। और सर बहुत वेरी वेरी थैंक यू सर। कुमुद मैम। हाँ, जी। मेरा भी कनेक्शन लखनऊ, कानपुर, बनारस और बेंगलोर से है। अच्छा। तो आपकी ये टीम भी इसी तरह की है। और हाँ हाँ बिल्कुल कई सर। बार हमें लगता है मोटर डिसेबिलिटी है, मोटर डिसऑर्डर है, तो कॉग्निटिव चीजें नहीं होंगी, साइको सोशल इश्यूज नहीं होंगे, बट होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि स्पीच अगर अच्छा नहीं है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट और मेमोरी लॉस और टेंशन और उलझन और ये सारी चीजें तो रहती ही रहती हैं। फॉलो अप बहुत जरूरी है, बिना फॉलो अप के तो कोई भी चीजों में सक्सेस हमें कहाँ मिलेगी। वो तो वेरी मतलब सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। और आपके जरिए आप दो और स्पीकर से, इमरान जी और सैयद जी से भी मुलाकात का जो एक मौका मिला है, ये बहुत अच्छी धन्यवाद। बात है। थैंक यू ये मैम। बहुत अच्छी बात है। और मैं एज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटल काउंसलिंग पे भी हम लोग बहुत काम करते हैं। और जब हमारे पास सीपी के बच्चे आते हैं तो हमारी दो चीजें होती हैं क्लियर। एक तो पेरेंटल काउंसलिंग की, उनको दिखाना कि आपके बच्चे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है पर क्या अच्छा है। और दूसरी चीज एडीएल को हम कंडीशनिंग के साथ में उनको ट्रेन करते हैं। मेरा लाइन ऑफ वर्किंग ये है कि मदर को ट्रेन कर दो और मदर बच्चे पे काम करे। करेक्ट।
तो छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल टास्क एनालिसिस में अगर ब्रशिंग ही करानी है तो 1 2 3 4 के उसमें पॉइंट्स बना दो बिल्कुल बिल्कुल और उनको टास्क करा एनालिसिस लो। तो बहुत जरूरी है। जी तो छोटी छोटी सी एडीएल की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक साथ सब कुछ नहीं हो सकती, ये भी पेरेंट्स को समझना होगा। ग्रेजुअली 1 बाय 1 चलेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो ऐसी ही कुछ चीजों से हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी आप सबके साथ में करेंगे तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स पे निकल के आएंगे। आशीष जी भी हमारे बीच में कहाँ गए हैं वो भी? यही है। यस मैम। आशीष जी अच्छा है, ज्वाइन है, ठीक है। मुझे लगा आप कहाँ चले गए बीच में। नहीं नहीं मैम, यही पर थे। कुछ अपना व्यू आप रखना चाहेंगे आशीष जी? मैम वैसे तो मेरा ये डोमेन नहीं है, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो काफी अलग है, पर जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है या इस डोमेन पे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने चीजें देखी हैं, ऐसे में जैसा कि अभी कौन मैम ने भी बोला था कि सोशल एक्सेप्टेंस एक बड़ा चैलेंज निकल करके आता है, और पेरेंट्स भी इसको बहुत फेस करते हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस ऐसे बच्चों को उतना नहीं मिल पाता, और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मेंटल स्टेट को और उन बच्चों के मेंटल स्टेट पे काफी इम्पैक्ट डालता है। तो पेरेंटल काउंसलिंग, जैसे कि अभी सर ने भी बोला था कि पेरेंटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स का इस चीज को लेकर के इंकरेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है कि उनके बच्चे की अपनी एक यूनिक ट्रेट को लेकर के वो आगे बढ़े। जो चैलेंजेस हैं वो तो है ही, बट उसके साथ साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो चीजें हम अगर पेरेंट्स को गाइड करते हैं टाइम टू टाइम उनके डेवलपमेंट को लेकर के, तो हम पेरेंट्स की मेंटल स्टेट को तो एटलीस्ट अच्छा कर ही सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम आज बात कर रहे थे सेरेब्रल पाल्सी न्यू डेवलपमेंट्स एंड रिसर्च, तो हमारे साथ इमरान सर अभी तक हैं, और वो नए रिसर्च इस पे करते ही रहते हैं, और उनकी बातें हमने सुनी। डॉक्टर सैयद भी ऐसी जगह से जुड़े हैं जहाँ पे रिसर्च होते रहते हैं, और सेरेब्रल पाल्सी पे जो सबसे चैलेंजिंग जागृति मैडम का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह के ये हमारे प्रयास, मुझे लगता है तो अभी जरूरत है बहुत, और साथ साथ सैयद सर से एक बार मिलते हैं पर्सनली हम लोग, ताकि हमारे बच्चों को और अच्छा जो है वो है ना मिल सके ओपिनियन। और इमरान सर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे बच्चों का, जब आपसे मेरी बात भी हो रही है, 2 बच्चे आपको एसेस करने हैं एक बार, ताकि मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट ना हो बच्चे का, हम लोग का, और हमें फटाफट वो चीजें मिले, और जो रिजल्ट उन्हें मिलना चाहिए जो उनमें एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। और साथ साथ ये भी कहूंगी कि जिस तरह का जो हमारी ये एक मीटिंग है, ये एक मीटिंग ही नहीं है, ये एक लौ जगानी है जो आगे का कारवां भी चलेगा। और सबसे पहले लोगों को अवेयर करना है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कुछ समस्याएं आई हैं तो कुछ समाधान भी है, और बहुत अच्छे समाधान है, बहुत अच्छे समाधान है। कई बार हमारे वो बच्चे ऐसा कमाल कर जाते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं कर पा रहे होते। थैंक यू डॉक्टर वासी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सैयद सर, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू सो मच सर। जल्दी हम आपको फिर से आपको सुनेंगे, और आपसे पर्सनली हम लोग मिलेंगे भी हमारे बच्चों का, ताकि बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर सैयद को मैं भी बुलाऊंगी। हमारी तो ऑर्थोपेडिक की सीरीज ही चल रही है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हाँ सर को बताइए एक बार डॉक्टर्स नियर में का। हाँ, कल भी हमारा एक डिस्कशन है। एनीवेज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सबसे बात करके और टीम में शामिल होकर। थैंक यू जागृति, थैंक यू आशीष, थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर्स नियर मी सर, मैम एक बार सर को एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। सर एक मेडिकल ऑनलाइन कंसल्टेशन है, डॉक्स नियर मी, मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। तो और हम लोग कुछ ना कुछ उसमें मेडिकल अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी करते रहते हैं, फिजिकल प्रोग्राम भी करते थे जो कि भी आजकल थोड़े रुके हुए, आजकल ई क्लिनिक के थ्रू कर रहे हैं। तो अभी हम उसमें ऑर्थोपेडिक सीरीज पे ही डिस्कशंस कर रहे हैं। कल उसी में डॉक्टर जागृति का एक वीडियो भी था, सीपी के फंक्शनिंग पे ही था, डिसेबिलिटी डे पे। छोटे छोटे प्रयास करते हैं ताकि अवेयरनेस भी फैले और मिथ भी ना रहे। सीपी के केस में तो बहुत सारे मिथ होते हैं, जी जी, वो बहुत हार्मफुल है।
नहीं मैम, अगर तो उनको सही गाइडलाइन मिल रही है तो पेरेंट्स नहीं परेशान होते हैं। जब थोड़ा सा हाँ कहीं नहीं, भी उनको तो मिलना उनको जरूरी लगता है है ना, कि वहां तक आए तो। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हो जाती है ना, और धीरज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी पेशेंस तो सरल पालसी में समय पेशेंस लगता है वर्क हम इस करते तरह हैं की सारी 100% चीजों और का रिजल्ट ग्राफ में सीधे जो है 20%। ना, ग्राफ सीधा नहीं चलता है, ग्राफ में अप डाउन्स बहुत होते हैं। तो डिसहार्टेंड नहीं होने की जरूरत है, प्रयास करते रहिए। तो थैंक यू थैंक यू सो सो वेरी मच सर, मच। डॉक्टर सैयद सर, फिर हम जल्दी मिलते थैंक हैं यू। सर जी जी, आपसे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।